हेलो एवरीवन, दिस इज बाबू स्नेही। और आज हम 24 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए हम करंट अफेयर्स को यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और विद्यार्थी आईएएस के यूट्यूब चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। बांग्लादेश राइट्स टू इंडिया सीकिंग हसीनाज एक्सट्रेडिशन। तो मल्टीपल पेजेस पर द हिंदू के अंदर ये न्यूज़ आई है, जहाँ पे बांग्लादेश ने एक ऑफिशियल अपील करी है इंडिया से कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। एक्चुअली हुआ क्या था कि अगस्त 5 को जो शेख हसीना है वो बांग्लादेश से निकल कर एग्ज़ाइल होकर इंडिया में अभी वो रह रही हैं तब से। एंड उस टाइम क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रही थी। वो प्रोटेस्ट थोड़ी ज़्यादा स्केल पे हो जाती है। उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी बांग्लादेश की, उनको रिज़ाइन करना पड़ा और बांग्लादेश को छोड़ के कुछ लोग और कुछ लीडर्स बांग्लादेश को छोड़ के डिफरेंट कंट्रीज़ में चले गए, जिसमें जो शेख हसीना है वो इंडिया में आ गई है। एक बहुत ही छोटी सी हिस्ट्री इसकी ये भी है कि शेख हसीना के जो फादर थे, वो बांग्लादेश के फाउंडर भी माने जाते हैं, ठीक है? शेख मुजीबुर रहमान। एंड जब 1971 वॉर हो रहा था या उसके अराउंड जब बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे, तब जो शेख मुजीबुर रहमान है, इनकी फैमिली के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों को मार दिया गया था। और शेख हसीना जब बहुत ही छोटी बच्ची थी, वो इंडिया भाग कर आई थी और उनकी फैमिली इंडिया में ही रिज़ाइड करती थी जब तक 1971 वॉर चल रहा था। उसके बाद वो वापस लौटती हैं और वो वहाँ पे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी बन जाती है। तो ये बहुत ही बेसिक ब्रीफ स्निपेट है। इससे आपको अब समझ में आ रहा होगा कि वो इस टाइम भी, वो 2024 में भी इंडिया में ही क्यों एग्जाइल करके आई है, क्योंकि ये हिस्ट्री आपको उनकी फैमिली की पता होनी चाहिए। ठीक है? तो बांग्लादेश ने ये बोला है कि उन्होंने एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस, एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ऑफिशियली किसी इंसान को ट्रांसफ़र करना, तो इसको कहते हैं मेनली एक्स्ट्राडिशन। एंड कोई इंसान अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्लाई करके चला गया एयरपोर्ट से या कैसे भी चला गया, तो वो जो दूसरी कंट्री है, वो इस पर्सन को रैंडमली निकाल नहीं सकती। और निकालेगी भी क्यों? सपोज़ ये जो पर्सन है ये वीज़ा से गया है या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लेकर गया है, तो जो दूसरी कंट्री है उसके पास क्या रीज़न है कि वो इस पर्सन को अपनी कंट्री से निकाल के पुरानी जो कंट्री है या पिछली कंट्री है उसके हाथ कर दे? तो इस प्रोसेस को एक्स्ट्राडिशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल ग्राउंड बनता है, तभी कोई कंट्री अपने कंट्री में आए हुए एक इमिग्रेंट को वो निकाल के दूसरी जगह भेज सकती है, और वो भी जो पिछली कंट्री है उसकी डिमांड पर। तो ये पूरा एक एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस होता है। अब जो बांग्लादेश है वो बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ उन्होंने एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर रखी है। मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऑलरेडी एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है, जिसको यूज़ करके शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस डिमांड करा जा रहा है। एंड ये जो ट्रीटी है ये 2013 में साइन हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ऐसे ही ये बहुत टाइम से न्यूज़ में है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपको पता हो। और अगस्त 5 से बांग्लादेश ने डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स से इंडिया से इस ट्रीटी के अंदर डिमांड करी है कि वो शेख हसीना को वापस एक्सट्राडिट करे इंडिया के अंदर। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? और कुछ केसेस में तो जो एक्सट्रेडिशन है वो करना पड़ता है, लेकिन सारे केसेस में मैंडेटरी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे रैंडम स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में आ जाते हैं कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अंदर जो एक्सट्रेडिशन अगर रिक्वेस्ट डाली जाए तो हर केस में कंप्लाई करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और या फिर स्टेटमेंट ये हो सकती है कि कंप्लाई करने का कोई प्रोविजन नहीं है। ऐसा भी स्टेटमेंट प्रीलिम्स में लिखा होगा कि इस ट्रीटी के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि कंप्लायंस को मैंडेट करे। नहीं, कंप्लायंस मैंडेट होती है कुछ केसेस में, सम केसेस में वो होती है और सम केसेस में वो नहीं होती, ठीक है? तो कुछ केसेस में मैंडेटरी है, कुछ केसेस में नहीं है। इतना आपको ध्यान रखना है, सिंपल। और इन दोनों के बीच में कौन-कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे इंडिया को लगेगा हाँ, ठीक है, हमें शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कर देना चाहिए। देखो, अगर वो जो पर्सन है वो चार्ज हो चुका है, पहले से ही जो बांग्लादेश के अंदर जो कोर्ट है, उसका डिसीजन आ गया कि शेख हसीना ने कुछ-कुछ गलती करी है, कुछ-कुछ क्राइम करा है और वो डिसीजन फाइनल है, कोर्ट ने दे दिया, बांग्लादेश के कोर्ट ने, तब वो चार्ज्ड मानी जाएगी, गिल्टी मानी जाएगी। तो उस केस में एक्स्ट्राडाइट करना पड़ेगा, ठीक है? देन वांटेड फॉर कमिटिंग एन एक्स्ट्राडेबल
एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस। तो कोई भी इंसान है जिसने कोई एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस कमिट करा है, उसको भी एक्स्ट्राडाइट करना होगा। अब ये एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा ऑफेंस है जो करने पे एक्स्ट्राडाइट करना ही पड़ेगा, और ये ऑफेंस वो है जिसमें कम से कम 1 साल की इम्प्रिजनमेंट मिलनी हो। मतलब बांग्लादेश के अंदर एक ऐसा कोई लॉ है जिसको शेख हसीना ने मान लेते हैं वायलेट कर लिया, और उसके अंदर जो इम्प्रिजनमेंट होता है इन जनरल, वो 1 ईयर के अराउंड होता है। तो अब ये इस ऑफेंस के अंदर आ जाएगा, और वहाँ पे एक्स्ट्राडाइट करना इंडिया की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। अगेन, ये इंडिया पे फोर्स नहीं है कि इंडिया को कंप्लाई ही करना पड़ेगा, बट ये बांग्लादेश के लिए इस ट्रीटी के अंडर एक बहुत ही अच्छा लीगल ग्राउंड बन जाता है कि देखो ये एक्स्ट्राडेटेबल ऑफेंस है और वो गिल्टी भी पाई जा चुकी हैं, तो प्लीज़ उनको आप एक्स्ट्राडाइट करो। ठीक है। और हाँ, और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी भी होना चाहिए। मतलब इंडिया कब मानेगा कि शेख हसीना ने बांग्लादेश के अंदर ऐसा क्राइम करा है जिसके करने पर इंडिया को शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में लौटाना पड़ेगा या एक्स्ट्राडाइट करना पड़ेगा? वो इंडिया तब मानेगा जब वही क्राइम इंडिया में भी क्राइम की डेफिनेशन में आता हो। सपोज बांग्लादेश में कोई लॉ है जो इंडिया के अंदर क्राइम की डेफिनेशन में नहीं आता, तो उस केस में शेख हसीना को इंडिया नहीं डिपोर्ट एक्स्ट्राडाइट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस में नहीं आएगा। तो ये ना ऐसे कुछ रैंडम चीज़ें प्रीलिम्स में पूछ लेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी इस ट्रीटी में नहीं लगता। ये स्टेटमेंट लिखा होगा कि इंडिया बांग्लादेश की जो ये ट्रीटी थी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, इसमें प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी नहीं लगता, बट अभी हमने देखा कि लगता है। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ऐसे रैंडमली स्टेटमेंट्स उठा के प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इन डेप्थ मैंने समझाया है। इसके बियॉन्ड इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये बेसिक चीज़ आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। अब एक और दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया और बांग्लादेश ने 2013 में ये ट्रीटी साइन करी ही क्यों? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी या तो स्टार्टिंग से साइन कर लेते, ये 2013 में ही क्यों करी, और करी भी तो क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि देखो, बहुत सारी जो इंडिया में ना बहुत सारी जगह इंसर्जेंसी चलती है, जहाँ पे जो इंसर्जेंट्स हैं, जो वायलेंस करते हैं, कुछ टेररिज्म के सिमिलर वो मिलिटेंट अटैक्स करते हैं। आप उनको टेररिस्ट नहीं बोल सकते, उनको यूजुअली इंसर्जेंट्स बोला जाता है, बट दोनों की एक्टिविटी सिमिलर होती है। तो जो नॉर्थ ईस्ट के अराउंड इंसर्जेंट्स हैं, वो यूजुअली ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में जो असम का रीजन है, त्रिपुरा का रीजन है, मेघालय का रीजन है, वो डायरेक्टली बांग्लादेश से बॉर्डर बनाता है। तो जो इंसर्जेंट्स है ना, वो बांग्लादेश की बॉर्डर को क्रॉस करके बांग्लादेश में चले आते हैं। अब वहाँ पे इंडियन आर्मी जाके या इंडियन पुलिस जाके उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो इंडिया से बाहर है। तो इसलिए इस ट्रीटी का मतलब ये था, और इसका पर्पज़ ये था कि इस ट्रीटी के अंदर इन लोगों को वापस लौटाया जाएगा और फिर इनको ट्राई करा जाएगा जुडिशरी के अंदर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर इंडिया ने एक्स्ट्रेडिशन शेख हसीना का नहीं किया और बांग्लादेश ने बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए कि देखो हमारे पास ये जो 2013 की ट्रीटी है, इसके अंदर जितने भी क्लॉजेज है ना, सबको फुलफिल कर रहा है शेख हसीना का केस, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड है, अब शेख हसीना को इंडिया को एक्स्ट्राडाइट करना ही होगा, और इंडिया ने फिर भी नहीं करा तो क्या होगा? तो टेक्निकली तो कुछ नहीं होगा, बट ये है कि बांग्लादेश भी फ्यूचर में अगर इंडिया ने इस ट्रीटी को नहीं माना, तो बांग्लादेश भी फ्यूचर में ट्रीटी को नहीं मानेगा। अगर बहुत सारे इंसर्जेंट्स बांग्लादेश में भाग के चले आएंगे, तो इंडिया को वो इन इंसर्जेंट्स को लौटाएगा नहीं। तो ट्रीटी जो है ना, जो बायलेटरल ट्रीटी होती है, बायलेटरल ट्रीटी मतलब जो दो कंट्रीज के बीच में होती है, उसमें अगर एक कंट्री ने वो ट्रीटी को फॉलो नहीं करा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरी कंट्री के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले लिया जाएगा। बस ये है कि दूसरी कंट्री भी अपना जो उसका जो प्रॉमिस्ड पोर्शन था, वो उसको फुलफिल नहीं करेगी। मेनली ये होता है, यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में। आज बेसिकली नेशनल कंज्यूमर्स डे है 24 दिसंबर को, तो उस पर जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उनसे कुछ चीज़ें पूछी गई, उसका उन्होंने एक आंसर दिया है। तो ये एक आर्टिकल या फिर न्यूज़ नहीं है, ये एक क्वेश्चन आंसर का एक समरी है जो कि द हिंदू ने बेसिकली पब्लिश करा है। तो उसमें कुछ चीज़ें मेंशन्ड है, जिसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं जिनको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं ये चीज़ें क्या है। तो पहले तो उन्होंने बोला कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, वो जागो ग्राहक ऐप उन्होंने लॉन्च करी है, जागो ग्राहक जागो ऐप। देन जागृति ऐप, और जागृति ऐप का एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाए जिसको जागृति डैशबोर्ड आप बोल सकते हो। तो प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये तीनों, या वो सिर्फ इसका एग्जांपल दे देंगे कि जागृति ऐप
किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, या जागो ग्राहक, जागो ऐप। खैर जागो ग्राहक, जागो में ग्राहक नाम आता है तो कंज्यूमर अफेयर्स की मिनिस्ट्री होगी, ये तो आप इजीली पहचान लोगे प्रीलिम्स में। बट जागृति ऐप, जागृति डैशबोर्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का प्लेटफॉर्म है। इसका मेन एम यही है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्या करना, अवेयर करना बहुत सारी चीज़ों पर। और ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है, ये तीनों जो पोर्टल है, इनका मेन एम इंटरनेट पे जो डार्क पैटर्न्स होते हैं ना, उनसे कंज्यूमर्स को बचाना है। ये डार्क पैटर्न क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा एक थोड़ा सा डीवियस और बैड इंटेंशन से किसी वेबसाइट को अगर डिज़ाइन करा गया, तो किसी वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हो तो आप उसका यूज़र इंटरफेस या फिर यूआई उससे इंटरेक्ट करते हो। सिमिलरली से बात है, मतलब अगर आप किसी वेबसाइट पर गए तो आपको जो दिख रहा है ना उसको आप यूज़र इंटरफेस कहते हो। सिंपल सी बात ये है। उस वेबसाइट पे अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो या किसी और चीज़ को खरीदने जा रहे हो, तो उस पूरे परचेज एनवायरनमेंट में आपको ट्रिक करने की कोशिश की जाएगी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जैसे आपने बहुत बार नोटिस करा होगा, आप डिफरेंट ऐप्स पर या डिफरेंट वेबसाइट्स पे कुछ खरीदते हो, उसके बाद अब जब आप चेकआउट करते हो ना, तो आपकी जो फाइनल कार्ट होती है उसमें एडिशनली एक आइटम ऑलरेडी वो डाल देते हैं, कोई रैंडम। तो ये डार्क पैटर्न है, आपने उसको क्लिक नहीं करा लेकिन उन्होंने डाल रखा है और आपको पता भी नहीं रहता और आप पे कर देते हो। ठीक है, फिर आपने पे कर दिया और फिर आपने देखा कि एक्स्ट्रा पैसा ये तो ले लिया इसने और ये प्रोडक्ट कार्ट में उसने अपने आप डाल दिया। तो वो कंपनी बोलेगी कि भाई आपको पे करने से पहले कार्ट को चेक करना चाहिए था। ठीक है, तो उन्होंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी ये बोल के कि भाई आपको चेक करना चाहिए था पे करने से पहले अपनी कार्ट में। बट उन्होंने आपकी कार्ट में आपसे बिना पूछे ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्यों डाला, ये आपको ट्रिक करने के लिए, और ये है डार्क पैटर्न। ठीक है, ये इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। बहुत बार होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको बोलते हैं कि आप फ्री ट्रायल लो, और फ्री ट्रायल लेने से पहले ही वो आपसे कुछ पैसे मांगते हैं कि आप ये इसको परचेज कर लो फ्री ट्रायल को, मतलब 1-2 महीने आपका ये फ्री रहेगा, उसके बाद से जो आप जो सर्विसेज को है एक्सटेंड कर सकते हो। तो बहुत सारी वेबसाइट में तो लिखा होता है कि आपका फ्री ट्रायल खत्म होते ही आपके बैंक से पैसे कटने चालू हो जाएंगे। बहुत जगह ये लिखा नहीं होता, वहां पे लिखा होता है फ्री ट्रायल परचेज कर लो, 2 महीने बाद आप खुद देखना। लेकिन आपके पास कोई मेल नहीं आता 2 महीने के बाद, और वो अपने आप ही पैसे काटना चालू कर देते हैं बिना आपको अवेयर करे। तो ये भी एक डार्क पैटर्न है, आपको ट्रिक करा गया है इसमें। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसमें बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती है। ठीक है, बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती है, आपको बोला जाएगा इतना डिस्काउंट है, ये वो चीज़ें, और एंड में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हिडन कॉस्ट करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को रैंडमली चार्जेस बढ़ा के वो फाइनल बिल बहुत ज़्यादा बना देते हैं। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोला जाता है रोच मॉडल या रोच मोटेल। इन चीज़ों को तो प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है बहुत, मतलब ऐसे रैंडम टर्म्स को। इसका क्या मतलब है, ये ऐसी चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता है, बस इसका नाम डिफरेंट है। कि आपने किसी सर्विस को साइन अप करा, वो प्रोसेस बहुत ही सिंपल, लेकिन आपको लगा कि भाई अब ये जो सर्विस है ना मुझे नहीं चाहिए, कुछ महीनों बाद आपको ऐसा लगा, तो आप उससे अब एंड करना चाहते हो। तो वो जो एंडिंग का प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा। तो आप उस परचेज्ड सर्विस से निकल ही नहीं पाओगे। सपोज आपकी सर्विस थी कि आपने लेट्स से नेटफ्लिक्स का कोई अकाउंट खोला। अब नेटफ्लिक्स को मैं यहाँ पे कॉल आउट नहीं कर रहा हूँ, ये एक रैंडम एग्जांपल है। तो साइन अप का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अब नेटफ्लिक्स का जो प्रोसेस है, इस नेटफ्लिक्स से का जो कॉन्ट्रैक्ट है ख़त्म करने का, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है बाय द वे। बट मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सपोज कुछ जो ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो क्या करेंगे, साइन अप का जो पैटर्न है या प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे, उसमें 2-3 दिन का डिले करेंगे ताकि आप ना करो साइन अप। तो उससे अब आप क्या है, मेंटली बहुत ज़्यादा एफर्ट यहाँ पे डाल रहे हो। तो एक तरह से कंपनी जो है आपको ट्रिक कर रही है, आप उनकी सर्विसेज बार बार उस पर बने रहने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत बार मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, गलत तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बहुत बार आप कुछ क्लिक करते हो तो एक पॉपअप खुल जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, पॉपअप खुल गया, आपने उस पर क्लिक नहीं करा था लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा एक टैब खुल गया। तो ये भी डार्क पैटर्न ही है, जो आपने क्लिक नहीं करा, वेबसाइट ने आपको ट्रिक करा है और आपको वो दूसरी वेबसाइट पे ले गया। तो आपको वो ट्रिक ही तो कर रहा है ना एक तरह से। और इंडिया में क्योंकि डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है, उसके कारण बहुत सारे जो इनोसेंट लोग हैं वो डार्क पैटर्न का शिकार बन जाते हैं। तो ये समझाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जैसे मैंने बताया कि इस पर्टिकुलर डायलॉग में उन्होंने बहुत सारी रैंडम चीज़ों पे डिस्कशन करा है। तो एक चीज़ ये होगी जो आपको ध्यान रखना है। फिर एक और यहाँ पे उनसे पूछा गया कि उन्होंने बहुत सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को जो है वो बैन कर दिया। अब ये क्या सीन है, देखो इंडिया ने क्या करा है। इंडिया में क्या होता है, अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि कोई फार्मर है, सपोज जो अनियन बेचता है,
आप फार्मर के पर्सपेक्टिव से सोचो, फार्मर जो है वो अनियन बेचता है, ठीक है। इंडिया में ज़्यादातर महीने तक, मैक्सिमम मंथ्स जो हैं, उसमें अनियन की जो प्राइस है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं रहती, अनियन जो है वो सस्ता ही रहता है। लेकिन कुछ ऐसे 3 महीने आते हैं पूरे साल में जहाँ पे अनियन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और आप खुद सोचो कि मान लेते हैं कि 9 महीने फार्मर ने बहुत ही कम प्राइस पे अनियन बेचा है, तो फार्मर को कोई प्रॉफिट तो बहुत ही कम हुआ है फार्मर का, है ना। लेकिन 3 महीने आते हैं जिसमें अनियन की प्राइस बढ़ती है। ये ऐसे 3 महीने होते हैं जहाँ पे फार्मर के पास अपॉर्चुनिटी है कि कम से कम इन 3 महीने में तो जो फार्मर है वो क्या करेगा, थोड़ा पैसा कमाएगा। लेकिन इस टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है और कुछ ना कुछ मार्केट में अनियन की सप्लाई बढ़ा के वो वापस प्राइस नीचे ले जाती है। तो जो फार्मर के पास अपॉर्चुनिटी थी ना कि कम से कम वो 3 महीने तो कुछ कमाता, वो भी खत्म हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं इंडिया हर साल या हर महीने लेट से 10 टन अनियन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। और अगर इंडिया में मान लेते हैं अनियन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और यूजुअली जब फूड प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ती है तो वो तब होता है कि जब उसकी सप्लाई कम हो। अगर अनियन की कमी पड़ जाती है तब जाके उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो इंडिया में डोमेस्टिक सप्लाई बनी रहे, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना इसको रोक देगी। इस एक्सपोर्ट को उन्होंने रोक दिया, तो ये जो 10 टन अनियन जा रहे थे बाहर, अब वो इंडिया में ही अवेलेबल है। तो इंडिया में अनियन की सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस कम हो जाएगी। लेकिन जो फार्मर था बेचारा, जिसके पास 3 महीने थे बस पैसे कमाने के लिए, उसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो कंज्यूमर को 9 महीने बहुत ही सस्ता अनियन मिला और 3 महीने महंगा अनियन मिल रहा था। फार्मर को 9 महीने बहुत ही कम प्रॉफिट मिला और 3 महीने ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। तो ये एक बैटल है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, जो टेक्निकली देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट है उसको मैनेज करना। तो इस पर्टिकुलर आंसर से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई। नेक्स्ट, उनसे पूछा गया कि गवर्नमेंट के बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू कर रहे हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, कोई माइंस एंड मिनरल्स का डिपार्टमेंट है, कोई डिफरेंट टाइप्स के मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के ये चाहते हैं कि इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चर्ड हो चीज़, वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की हो, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की हो। जैसे बहुत बार देखा होगा कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदने जाते हो तो वहाँ पे ऐसा कोई सिंबल बना होता है, ठीक है। और अगर आप किसी हॉस्पिटल में भी जाओगे तो आप देखना कि दीवार पे ना एक क्वालिटी, एक सर्टिफिकेट टका होता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर चीज़ जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है उसको एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है कि वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड दे रहा है कंज्यूमर को। और उनसे ऐसा नहीं कि वो पूरे पैसे भी ले रहे हैं और वो स्टैंडर्ड वाली सर्विस या प्रोडक्ट उनको दे भी नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, उसका एक एक्ट था 2016 का, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को स्टार्ट करा गया था, बस यही चीज़ है। और इम्पोर्ट पे स्टैंडर्ड लगाया जाता है, मतलब जो जो भी इम्पोर्टर है उसको BIS सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, ताकि जो भी चीज़ इंडिया में आ रही है वो अच्छी स्टैंडर्ड हो, सिंपल। और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि इंडिया की जो रेपुटेशन है प्रोडक्ट्स की, या जो इंडिया की ब्रांड है प्रोडक्ट्स की, वो भी अच्छी रहे फॉरेन मार्केट में, ठीक है। ये कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं एक एडिटोरियल की तरफ, इंडिया स्टील फ्रेम डज नीड अ चेक। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एक एडिटोरियल है, हम सबसे रिलेटेड है, क्योंकि इसमें ये जो ऑथर हैं ये बात कर रहे हैं इंडियन सिविल सर्विसेज की, और जो ब्यूरोक्रेसी है इंडिया का पूरा सेटअप, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, इन सारी चीज़ों को बता रहे हैं। तो ये डिस्कस करने की से पहले मैं आपको ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत ही छोटा सा रोल बता देता हूँ, जो शायद आपको ऑलरेडी पता भी होगा बट रिवाइज हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो सिटीजन्स हैं उन्होंने क्या करा, पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करा, है ना। उन्होंने पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करा। अब जो पॉलिटिशियंस हैं ये लॉ बनाते हैं, पॉलिटिशियंस पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स आते कहाँ पर हैं, पॉलिटिशियंस बहुत बार ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी उस लॉ की या पॉलिसी की। तो सिविल सर्वेंट्स, जिनको आप ब्यूरोक्रेट्स ही बोलते हो, वो पहली बात तो पॉलिटिशियंस की हेल्प करते हैं किस चीज़ में, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ये लॉ और पॉलिसी बन तो गई, इसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट कौन करेगा,
पॉलिटिशियंस ज़मीन पे जाके इम्प्लीमेंट तो करते नहीं है। तो इन लॉज और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो एक्टिवली लॉ और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी का पूरा जो पर्पज़ ये है, वो लॉ और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जब वो पॉलिसी बना रहे हैं और पॉलिटिशियंस की मदद कर रहे हैं, तब उनको सिटीजन्स का ख्याल रखना है। जब वो इन्हीं लॉ और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तब भी उनको सिटीजन्स को दिमाग में रखकर ही सर्व करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं, वो क्या है, वो पॉलिटिशियंस और सिटीजन्स के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। ठीक है, अब ये बहुत ही बेसिक से थ्योरी थी, आप में से काफ़ी लोगों को ये पता भी होगी। तो अब हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बार बार समझाने नहीं पड़ेगी, वो अंडरस्टूड होगा। तो जो ये पूरा सिस्टम है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिससे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, जिसको आप सिविल सर्वेंट्स भी बोलते हो, ब्यूरोक्रेट्स भी बोलते हो, वो निकल के आते हैं। ये पहले आईसीएस था ब्रिटिश राज के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, तब इसका नाम बदल दिया जाता है। इस पूरी ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम बोला जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में जो रोल है, वो सिविल सर्वेंट्स का ही है। तो जो पूरा स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ब्यूरोक्रेसी पर ही टिका हुआ है एक तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन के कारण, बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जिनको लेट अस से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भेज दिया, लेकिन उनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, तो वो यहाँ पे कैसे अच्छा से फंक्शन करेंगे, उनके पास फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है। आउटडेटेड पर्सनल प्रैक्टिस मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पुराने तरीकों से ही आज तक ट्रीट करा जाता है। जैसे सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन आज भी ज़्यादातर केसेस में, हर केस में नहीं, ज़्यादातर केसेस में सीनियोरिटी बेस्ड पे हो रहे हैं। अब चाहे जो यंग इंसान है उसको ज़्यादा नॉलेज हो, फिर भी जो सीनियर है उनको पहले प्रमोट किया जाएगा, चाहे उन्होंने अच्छा काम किया भी नहीं, कुछ इनोवेशन भी नहीं लाए। फिर रिटायरमेंट एट फिक्स्ड एज, इससे क्या है, कोई ब्यूरोक्रेट जो कि बहुत ही बेसिक है, उसने कुछ ज़्यादा इनोवेशन नहीं किया, वो भी उसी टाइम रिटायर होगा, उसी के साथ, उस ब्यूरोक्रेट्स के साथ जिसने बहुत ज़्यादा इनोवेटिव काम करे हो। तो आपको तो इसको तो रखना चाहिए ना सर्विस में, और इसको आप अलाउ कर दो रिटायर होने के लिए। और यूनिफॉर्म स्किल एक्सपेक्टेशंस, मतलब कोई ब्यूरोक्रेट है जो कि मैनेजर, उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स बहुत ज़्यादा है। एक ब्यूरोक्रेट या सिविल सर्वेंट ऐसा है जिसके पास किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, सपोज कोई इंजीनियर है, या किसी पर्टिकुलर साइंटिफिक फील्ड में उसने कुछ रिसर्च करी है, या कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आता है, कोई स्टेटिस्टिक्स बैकग्राउंड से आता है, तो ये हो गए स्पेशलिस्ट स्किल वाले ब्यूरोक्रेट्स। कुछ होते हैं मैनेजरियल स्किल वाले ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास कॉलेज की सोसाइटीज़ में काम करने का एक्सपीरियंस वगैरह होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब इनको ब्यूरोक्रेट्स को असाइन करा जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तब ये चीज़ नहीं देखी जाती। वो मैनेजर स्किल्स वाले को किसी स्पेशलिस्ट फील्ड में डाल देंगे, स्पेशलिस्ट और स्किलफुल ब्यूरोक्रेट को नॉर्मल मैनेजरियल पोस्ट में डाल देंगे, मतलब उस टाइप का काम दे देंगे उनको। तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म स्किल एक्सपेक्टेशन यहाँ पे करी जाती है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये स्ट्रगल कर रहा है इंडियन ब्यूरोक्रेसी इसके कारण। फाइन, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये टर्म्स आपको यूज़ करने हैं GS2 के आंसर में, ऐसे के अंदर और इंटरव्यू में। और क्या क्या चैलेंजेस ऑथर ने बताए हैं, सबसे पहला पॉलिटिसाइजेशन, ये तो खैर काफ़ी है, जहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे एक ब्यूरोक्रेट है जिसको लगता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में अगर हम 100 करोड़ रुपए खर्च करके रोड्स बनाएंगे, और रोड्स में जो मटेरियल यूज़ होगा वो काफ़ी सस्टेनेबल मटेरियल हम यूज़ करेंगे, उससे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा। पॉलिटिशियन को लगेगा, अरे ये जो 100 करोड़ रुपए हैं, आप ये रोड क्यों बना रहे हो इतने अच्छे मटेरियल से, आप 100 करोड़ की जगह 10 करोड़ लो, उससे रोड बनाओ पुराने मटेरियल से ही, और बाकी जो 19 करोड़ है वो मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे खर्च करूंगा। क्योंकि देखो, सस्टेनेबल मटेरियल से रोड बनाने पे पॉलिटिशियन को इतने वोट नहीं मिलेंगे, तो रोड को आप 10 करोड़ ही खर्च करो, 90 करोड़ जो पॉलिटिशियन है वो अपने कैंपेन में या डिफरेंट उस स्कीम पे खर्च करेगा, जिससे उसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे। तो ये जो ब्यूरोक्रेट है, ये बेचारा अच्छा काम करने निकला था, लेकिन इसको सपोर्ट ही नहीं मिला पॉलिटिकल, तो और अगर इसने अपोज करा तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रमोशंस भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। पॉलिटिशियंस हमेशा नहीं, अगेन मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो 100% नहीं है, बट ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स को प्रमोशन अगर दिया जाता है और वो अगर सीनियरिटी बेस्ड नहीं है, तो वो पॉलिटिकली मोटिवेट होता है। वो उस ब्यूरोक्रेट को प्रमोशन देंगे जो उनको हेल्प करेगा पॉलिटिकली, ना कि जो कि बेटर इंप्लीमेंटेशन करेगा पॉलिसीज़ का। बट अगेन एज अ सेड, बहुत सारे हायर लेवल पे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स हैं, उन्होंने उनका प्रमोशन अच्छे काम से ही भी हुआ है।
तो ऐसा 100% केसेस में नहीं है, बट कुछ केसेस में भी हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ एक्सपर्टीज, जो मैंने बताया कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि स्पेशलाइजेशन नहीं होता कभी कभी ब्यूरोक्रेट्स के पास। लेकिन यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट बार बार उसका ट्रांसफर हो रहा है और सिविल सर्विसेज में रोटेशन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, तो कोई ब्यूरोक्रेट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था और उसको 2 साल वो वहाँ पे काम करा और 2 साल में उसको बहुत अच्छी समझ हो गई और आपने उसको उठा के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डाल दिया, तो उसकी जो उसने स्पेशलाइजेशन करी थी 2 साल में वो वेस्ट हो गई सारी, है ना। प्रिवेंटिंग डोमेन स्पेशलाइजेशन, तो ये डोमेन स्पेशलाइजेशन हो नहीं पाती। फिर ऑब्वियसली करप्शन एंड इनएफिशिएंसी तो है ही, करप्शन जिसमें बहुत ज़्यादा जो फंड है वो लीक हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स का मैनिपुलेशन करा जाता है। इनएफिशिएंसी, जितना काम जिस टाइम पीरियड में करना था वो नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वर्ल्ड बैंक का जो गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस इंडेक्स है, इसमें भी इंडिया की रैंक पुअर ही है, और खास करके जो उसका इंडिकेटर है पुअर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का, उसमें तो ये प्रीलिम्स में अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है, वो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। देन सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इशू, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो सेंट्रल की ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो स्टेट के सिविल सर्वेंट्स हो, कुछ भी हो सकते हैं, वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। जब आप डीएम का नाम सुनते हो तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है एक तरह से, तो ये कहाँ पे काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर क्या होता है, जो छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको मिला के एक स्टेट बनता है, और बहुत सारे स्टेट्स को मिला के एक कंट्री बनती है, नेशन बनता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो ही सारे डिसीजन ले रही है और उन्होंने बोल दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वही काम होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, तो जो लोकल नीड्स है ना, उनका ज़्यादा जो उन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करा जाएगा। सपोज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये देखा गया, सपोज सेंटर ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च करी कि बहुत सारी जो रिवर्स हैं उनको वापस, उनमें जो ओरिजिनल पानी का फ्लो होता था उसको वापस लौटाया जाएगा, मतलब ऐसा कुछ काम करा जाएगा। और वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे बात करी, उसके लिए उन्होंने बोला कि बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाने हैं या ये ऐसा कुछ करना है। लेकिन जो 2-3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पहले बात तो पानी की बहुत कमी है, और वहाँ पे डैम बना के, मतलब वहाँ पे इतनी रिवर्स होती ही नहीं है कि वहाँ पे आप डैम बना के पानी को कलेक्ट कर पाओ। वहाँ पे जो पानी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है वो है कि ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करा जाए, वो भी सस्टेनेबली। लेकिन इस स्कीम में उसके पैसे दिए ही नहीं, इस स्कीम में सिर्फ डैम के पैसे हैं, और आप डैम के अलावा कहीं और इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, जो सेंटर है उसने एक जगह से फोर्स कर दिया, थोप दिया कि आप पूरे इंडिया में यही होगा, चाहे ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो। तो इससे जो लोकल ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन है वो उसका नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ अगेन आज से नहीं हो रही, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से लेके आज तक अनफॉर्चुनेटली जो सेंट्रलाइज गवर्नेंस इशू है वो स्टार्टिंग से ही रहे हैं इंडिया के अंदर ब्यूरोक्रेसी में। देन हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स क्या रहे हैं इस पूरे सिस्टम को सुधारने के, क्योंकि मैंने आपको चैलेंजेस तो बता दिए, तो इसको सुधारने के कुछ इवेंट्स भी थे। हाँ, एक 1966 में एक रिपोर्ट आई थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की, और वो पहला ऐसा कमीशन था जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाने के लिए उसने एक चीज़ बताई। उसने कहा कि स्पेशलाइजेशन ब्यूरोक्रेट्स की बढ़ाओ, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाओ। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दो, कोई अच्छा काम नहीं करा तो उसको पनिश करो। यूजुअली ऐसा नहीं होता, अगर ब्यूरोक्रेट्स बहुत ही लेजी है और अच्छा काम नहीं करा तो पनिशमेंट बहुत ही कम मिलता है, और बहुत ही अच्छा काम करता है कोई ब्यूरोक्रेट, बहुत ही अच्छा इनोवेशन करता है, तो रिवॉर्ड कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आएगी फिर। और मेरिट बेस्ड प्रमोशन करो, ना कि सीनियरिटी बेस्ड। जो सेकंड एआरसी कमीशन है ये 2005 में सेकंड एक कमीशन बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए। उसने बोला कि जो सिविल सर्विसेज की एंट्री एज है उसको कम करा जाए, वही है ताकि जो बहुत ज़्यादा एनर्जी और एम्बिशन आए, और जो प्रमोशन है वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो। लेटरल एंट्री को भी सेकंड एआरसी ने क्या करा था, रेकमेंड करा था। लेटरल एंट्री का मतलब कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है और उसने कभी यूपीएससी का एग्जाम दिया नहीं, लेकिन उसके पास ऐसी नॉलेज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, उसको गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट बना लेगी बिना एग्जाम दिलाए। तो ये होती है लेटरल एंट्री। और कोई सपोज कोई एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट है, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है एनवायरमेंट की, तो उसको वो डायरेक्टली सिविल सर्वेंट की पोस्ट दे देगी, बहुत ही हाई लेवल की पोस्ट दे देगी, यूजुअली जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट दे देगी। ठीक है, तो बाकी जो आईएएस ऑफिसर्स है वो तो नीचे से ऊपर प्रमोट होते होते आ रहे हैं, यहाँ पे ये पर्सन ऐसे ही बन जाता है, बट वो इसलिए क्योंकि इसके पास वो नॉलेज वो स्किल्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए उस लेवल पे, जो कि उनको लगता है कि बाकी सिविल सर्वेंट्स में नहीं है। ठीक है, बट बहुत सारी जो ये रिकमेंडेशंस हैं वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है।
लेटरल एंट्री की यहाँ पे ऑथर ने अलग से एक डिस्कशन करा है, और बाय द वे लेटरल एंट्री के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बने हैं पास्ट में और बनेंगे भी प्रीलिम्स में, मेंस में भी। सो लेटरल एंट्री में क्या है मेनली, ये 2018 में फाइनली इंट्रोड्यूस हो जाता है, और अराउंड 57 ऑफिसर्स को 2023 तक लेटरल एंट्री के थ्रू ही करा गया था। यहाँ पे हुआ क्या कि जो आईएएस का डोमिनेंस था, मतलब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले जो लोग नीचे से ऊपर प्रमोट होते होते जाते थे, और फिर वो टॉप लेवल पे पहुंचते थे, वहाँ पे यूजुअली ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर्स ही होते थे। अब उनका नंबर 33% ही रह गया, और बाकी डिफरेंट या तो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से आते हैं, या फिर वो लेटरल एंट्री से आए हुए हैं, ठीक है, या फिर वो लेटरल एंट्री से आए हुए हैं, मतलब टॉप पोजीशन पे। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि प्रमोशन डिस्टॉर्शन हो रहा है। आपने लोअर लेवल पे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स को एंट्री तो दे दी, लेकिन एक लेवल के ऊपर आप बाहर से लोगों को ले आए जिन्होंने नीचे से कोई एग्जाम नहीं दिया, तो इनका तो प्रमोशन रुक गया, डिस्टॉर्शन हो गया। और अगर इनको पता है यहाँ पे जो लोग हैं कि इनका ऊपर और ज़्यादा प्रमोशन नहीं होने वाला, तो इनका कोई मोराल ही नहीं रहेगा, कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा अच्छा काम करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इसका एक चैलेंज भी है जो आपको ध्यान रखना है। अब ऑथर ने 2-3 चीज़ें और कही है, जैसे यूएस के अंदर एक नया डिपार्टमेंट बनने की भी बात की जा रही है, क्योंकि इवन दो जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अभी इलेक्शन जीता है, अभी उनका अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है, अगले साल जनवरी में होगा। वेल उसमें कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है वैसे। तो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाने की बात की गई है, जिसका एम यही है, इसका आप नाम भी पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट या गवर्नेंस स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जाए, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करा जाए ताकि वो जल्दी हो और कम पैसे के अंदर हो, इनएफिशिएंसीज को खत्म करा जाए, और अकाउंटेबिलिटी को भी प्रमोट करा जाए, जिसमें जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको अच्छा खासा पनिशमेंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ रिफॉर्म्स या ऐसे एटलीस्ट कुछ बहुत ही छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स हम इंडिया में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ब्रॉडर चैलेंजेस हैं, जैसे जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है वो काफ़ी एंट्रेंच्ड है, मतलब वो चेंज नहीं होना चाहता, जिसको आप ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया भी बोलते हो कभी कभी, कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो चेंज नहीं होना चाहती, जो चीज़ चल रही है उसको वैसे ही चलने देना चाहती है। ठीक है, और ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे दो ऐसे इंसिडेंट्स लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनको आप यूज़ करोगे। जैसे सिविल सर्विसेज स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी बिल एक इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 के अंदर, ये आज तक पास नहीं हुआ। इसमें यही बात की गई थी कि कैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है, और कैसे सिविल सर्वेंट्स का जो फ्रीक्वेंट प्रमोशन होता है उसको ब्लॉक करना है, और ताकि उनकी डोमेन स्पेशलाइजेशन बढ़े। लेकिन ये जो 2010 का बिल है वो आज तक डेफिनेटली वो लैप्स हो गया, वो पास तो हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये बताया था कि बहुत सारे हमें सिविल सर्विसेज बोर्ड्स बनाने हैं, और डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने बनाए भी सिविल सर्विसेज बोर्ड्स 2013 के बाद, लेकिन उनको कोई पावर ही नहीं मिली, तो ये सिविल सर्विसेज बोर्ड्स बनाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स कॉज करती है। ऑथर ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बाद कुछ रिकमेंडेशंस भी दी है, जैसे रिक्रूटमेंट में मेरिट और डोमेन एक्सपर्टीज को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, या उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाए। प्रमोशन को परफॉर्मेंस के साथ ज़्यादा टाई करा जाए। सीनियरिटी भी देखो, सीनियरिटी भी एक पॉइंट तो रहेगा ही प्रमोशन का, लेकिन परफॉर्मेंस को भी उतना ही एक इंपॉर्टेंस दिया जाए जितना सीनियरिटी को दिया जाता है। देन ब्यूरोक्रेट्स को प्रोटेक्ट करा जाए पॉलिटिकल इंटरवेंशन से, उनके फ्रीक्वेंट प्रमोशन से, सॉरी उनके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से। फॉस्टर स्पेशलाइजेशन, पॉलिटिक्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको डिफरेंट इन टर्म कोर्सेज लेने पे क्या करा जाए, प्रमोट करा जाए, कि बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जॉब में होते ही वो नई नई डिग्रीज हासिल करते हैं। जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि हर जगह है, और इंडिया में आपको पता होगा कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स होंगे जिनको एआई के बारे में नहीं पता। तो क्यों ना आप हर सिविल सर्वेंट को ये फोर्स करो, या फोर्स भी नहीं तो आप उनको ये मोटिवेट करो कि वो एआई का एक कोर्स करें 1-2 साल का, 1-2 साल भी नहीं लगेंगे उसमें, कि उनको टूल्स, एआई क्या है, एआई के टूल्स कैसे होते हैं, गवर्नेंस में आप एआई को कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ब्लॉकचेन को आप कहाँ कहाँ किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो, ये सारी ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग और ये कांस्टेंट अपग्रेड करते जाए अपने आप को ब्यूरोक्रेट्स हर साल, ऐसा कोई सिस्टम भी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पूरे डिसीजंस हैं वो डेटा ड्रिवन हो, परफॉर्मेंस ट्रैक करने के बाद। ये कुछ सजेशंस ऑथर ने भी दिए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई। जो GS2 का गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ से कवर होता है। नेक्स्ट, द गैटिफिकेशन ऑफ WTO। अब ये भी काफ़ी कंसेप्चुअल है, लेकिन इससे बहुत सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है?
तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हो क्या रहा है। देखो WTO या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों है, ये बनी ही क्यों? पर्पस इसका ये था कि पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, वो बढ़ जाए, बहुत तेजी से बढ़े, और जितना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड उतना बेटर। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा चाहता है। अब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े, ये तो हर कोई कंट्री चाहती होगी ना, तो उसके लिए WTO बनाने की क्या जरूरत थी? एक और प्रॉब्लम यहाँ पे कि एक कंट्री है ए, उसकी दो बेस्ट फ्रेंड्स थे, कंट्री बी और कंट्री सी। ठीक है, ये दो बेस्ट फ्रेंड थे कंट्री ए के। तो जो कंट्री ए है वो कंट्री बी और कंट्री सी के साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, और जो कंट्री डी है, ई है, एफ है, जी है, उसके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या तो करती नहीं है या कम करती है, और या जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स या फिर टैरिफ लगा दिए। तो क्या है कि जो कंट्री है वो क्लियरली अपना एक बायस दिखा रही है कंट्री बी और कंट्री सी की तरफ इंटरनेशनल ट्रेड में। अब आप सोचोगे कि ठीक है भाई, कंट्री ए को बी और सी के साथ ही ट्रेड करना है, डी एफ जी ई के साथ नहीं करना, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कंज्यूमर्स को है। अगर आपको कोई कार खरीदनी है और वो कंट्री बी और कंट्री सी बनाते ही नहीं है, और ना ही आपकी कंट्री बनाती है, तो जिंदगी भर आप वो कार नहीं खरीद पाओगे। ऊपर से जो कार इन तीनों कंट्रीज में बनती है, मान लेते हैं उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, तो ना तो आपको वो कार खरीद पा रहे हो आप जो आपको खरीदनी है, ऊपर से जो आपको कार अवेलेबल है, जो एक ऐसी कार है जो आप खरीद सकते हो बस, उसकी क्वालिटी भी बहुत खराब है। तो कंज्यूमर्स का बहुत नुकसान हो रहा है ना? तो जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास ऑप्शंस की कमी है, और एंटरप्रेन्योरशिप, वर्ल्ड ट्रेड, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए WTO आया कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करो, और ये जो कंट्री ए है ना, ये बायस नहीं हो सकती दो तीन कंट्रीज की तरफ, इसको सारी कंट्रीज को उसी तरह ट्रीट करना होगा जिस तरह से ये अपनी फेवरेट कंट्रीज को ट्रीट करती थी। इसलिए WTO आया इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कि ऐसा हो। ठीक है, और अब आप खुद सोचो, WTO आ गया, उसके बहुत सारे मेंबर्स बन गए, और जितने भी कंट्रीज है WTO के अंदर, अभी जैसे 166 कंट्रीज जो कि है मेंबर है WTO की, तो ये सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ एकदम जितना हो सके उतना कम ऑब्स्टेकल्स में ट्रेड करेगी। जैसे टैक्स एक ऑब्स्टेकल हो गया ना ट्रेड में, टैरिफ एक ऑब्स्टेकल हो गया ट्रेड में, तो जितने कम ऑब्स्टेकल्स हो ना इंटरनेशनल ट्रेड में उतना बेटर। ये 166 कंट्रीज उसी चीज में बिलीव करती है। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई, और इसीलिए WTO आया था। लेकिन आप सोचो कि अभी तो जो कंट्री ए है उसने ये अग्री कर लिया, लेकिन अगले 5 साल बाद जो कंट्री ए है वो फिर से कंट्री डी के अगेंस्ट टैक्स लगाने लग गई, तो क्या होगा? तो उसका क्या होगा फिर? कौन क्या कर सकता है उस केस में? तो इसलिए WTO के अंदर क्या है, एक मतलब एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है, कि जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसको आप सेटल कर सकते हो। डिस्प्यूट सेटलमेंट एक मैकेनिज्म भी WTO प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी जरूरी थी। अब जब मैं ये आर्टिकल पढ़ूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको ये चीज़ें क्यों बताई है। एक और चीज़, अब ये जो WTO है ये तो 1995 में है, लेकिन क्या इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था? इससे पहले था GATT। अब और क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, ये GATT क्या है, इसको हटा के WTO को क्यों लाया गया? देखो GATT में क्या था, ये भी एक ऐसा ही अग्रीमेंट था जिसके अंदर सिंपल सी बात है, वो भी यही चाहता था कि इंटरनेशनल ट्रेड जितना ज्यादा हो उतना बेटर। लेकिन GATT में प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे कोई रूल्स नहीं थे इतने ज्यादा फॉलो होने वाले। WTO में तो क्या है, रूल्स लिखे हैं कि हर कंट्री को इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और कंट्री चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी स्ट्रांग हो, वो रूल फॉलो नहीं करेगी तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन दिया जाएगा। GATT इज मोर लाइक एन अग्रीमेंट, जिसमें जो बड़ी और इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं वो क्या करती है, अपनी पावर को यूज करके डेवलपिंग कंट्रीज को के अगेंस्ट बहुत ही वियर्ड टाइप ट्रेडिंग रूल्स बना देती है। जैसे कोई डेवलप्ड कंट्री है, वो डेवलपिंग कंट्री को बोलेगी, देखो डेवलपिंग कंट्री तो चाहती है ना कि उसका जो प्रोडक्ट है वो डेवलप्ड कंट्रीज में बिके ऑब्वियसली। तो डेवलप्ड कंट्री उसको बोलेगी कि देखो अगर तुम्हें अपना प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बेचना है ना, तो तुम्हें हमारी कंट्री से बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, बहुत ही कम टैक्स लगाकर। और ये डेवलप कंट्री ने कंडीशन रख दी कि अगर आप हमारी चीज़ें इतनी महंगी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करोगे तो हम आपका जो एक्सपोर्ट है ना वो भी नहीं लेंगे।
अब क्योंकि डेवलपिंग कंट्री को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो वो इस कंडीशन को मान लेती थी, इवन दो ये अनफेयर है बट मानना पड़ा उसको। तो ये होता था जीएटीटी के अंदर। डब्ल्यूटीओ में ऐसा नहीं है। डब्ल्यूटीओ में मैंने आपको क्या कहा, हर कंट्री को दूसरी कंट्री को ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही ट्रीट करना है। तो यहाँ पे अगर डेवलप कंट्री बोलेगी कि आपको ऐसा करोगे तभी मैं आपसे ट्रेड करूंगी, तो डब्ल्यूटीओ बोलेगा भाई आप डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलो। हर कंट्री पे आप किसी को भी आप फोर्स नहीं कर सकते और आपको रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स में लिखा है कि आप इक्वल प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेड करोगे तो वैसा ही होगा। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी कंट्री को कि आप जब ये कंडीशन फुलफिल करोगे तभी मैं आपके साथ ट्रेड करूंगी, नहीं, आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा चाहे वो आपकी खुद की कंडीशन पूरी ना करे, बट अगर वो डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स हैं उनको फुलफिल कर दिए तो ट्रेड होगा ही होगा। तो ये एक रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा था डब्ल्यूटीओ से। बट यहाँ पे टाइटल क्या है, गैटिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ, मतलब जो गैट में बुराइयां थी अब डब्ल्यूटीओ में वही बुराइयां लौट कर आ रही है। बस यही आर्टिकल है और इसमें यही चीज़ें लिखी है। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको बताया प्लीज़ उसे पॉज करके फिर से सुनो, आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी और फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो जिनेवा में बेस्ड है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और 2024 खत्म होते होते इसकी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम रिजॉल्व करने के का जो इसका एम था वो टारगेट ये मिस कर देगा। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है, मैंने आपको बताया डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, ठीक है, और उसके दो टीयर है, एक टीयर 1 जो कि नीचे है और एक टीयर 2 जो कि ऊपर है। ये जो टीयर 1 में कोई भी दो कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया ना तो वो टीयर 1 में लड़ने जाती है, कंट्री ए वर्सेस कंट्री बी। मान लेते हैं कंट्री ए जीत जाती है और कंट्री बी इस डिस्प्यूट को टीयर 1 में हार गई, तो क्या होगा, कंट्री बी जो कि हार गई है इस केस को लेके तो वो क्या करेगी, टीयर 2 में जाके अपील करेगी इस जजमेंट के अगेंस्ट। यही तो होता है ना इंडिया में कि हाई कोर्ट में कोई केस हार गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करता है। तो वैसे भी यहाँ पे टीयर 1 में वो हार गई तो टीयर 2 में जाके, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अपैलेट बॉडी है, इसका नाम ही अपैलेट बॉडी है, अपैलेट में अपील शब्द भी छुपा हुआ है, तो जो टीयर 2 की अपैलेट बॉडी है उसमें जाके अपील करेगी हारी हुई कंट्री। लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंदर आज की डेट में अपैलेट बॉडी में कोई बैठा ही नहीं है, खाली है, कमरा खाली है, मतलब बी जाएगी कमरे में खटखटाएगी और अंदर कोई बैठा ही नहीं है। और यूएस ने क्या कर रखा है, ये जो अपॉइंटमेंट है पूरे अपैलेट बॉडी का उसको रोक रखा है। यूएस ने अपॉइंटमेंट टू द अपैलेट बॉडी को रोक रखा है और इसके कारण अब ऐसा क्यों करा यूएस ने, आप खुद सोचो। यूएस जीएटीटी से उसको बहुत फायदा हो रहा था क्योंकि वो बड़ी कंट्री थी, इन्फ्लुएंशियल कंट्री थी और वो छोटी छोटी कंट्रीज को अपनी टर्म्स पे बेंड करने के लिए मजबूर कर देती थी। डब्ल्यूटीओ में रूल्स है, हर कोई इक्वल है, कोई किसी को बेंड नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या करा, डब्ल्यूटीओ की ये जो टीयर 2 की अपैलेट बॉडी है इस पे अपॉइंटमेंट ब्लॉक कर दिए। मतलब ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म उन्होंने लगाए हैं बट कुछ भी करके उन्होंने टीयर 2 को खाली छोड़ दिया। तो सपोज क्या होता है कि जो कंट्री है कोई यूएस अब किसी डेवलपिंग कंट्री पे फोर्स कर रही है, डेवलपिंग कंट्री को लग रहा है कि भाई डब्ल्यूटीओ में आप मुझे फोर्स कैसे कर सकते हो, मैं आपकी कंप्लेन करने जा रही हूँ, तो वो टीयर 1 में कंप्लेन करने जाती है। ठीक है, टीयर 1 में कंप्लेन करने गई, सपोज टीयर 1 में डेवलपिंग कंट्री हार गई तो ये कहाँ जाएगी, अब टीयर 2 में जाएगी, लेकिन टीयर 2 में तो कोई है ही नहीं, तो ये केस रुक गया। जब ये केस रुक गया तो फाइनली कोई कह नहीं सकता कि यूएस गलत कर रहा है, क्योंकि आपको लीगली कैसे पता चलता है कि किसी ने क्राइम करा है या नहीं, जब जो सबसे टॉप मोस्ट जो कोर्ट है वो बोलता है ना कि भाई आपने क्राइम करा है, तब सेटल हो जाता है कि हाँ क्राइम हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई बैठा ही नहीं है, तो कौन बोलेगा कि यूएस ने गलत करा है। और जब तक यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा अगले 10-20 सालों में तब होता रहेगा, तब तक यूएस इस डेवलपिंग कंट्रीज को फंसा के जो जीएटीटी जैसे एक्सप्लॉइट करता रहेगा। तो ये चीज़ ओबामा के अंदर भी थी, ट्रंप के अंदर भी थी, बाइडन के भी अंदर थी, और अब जब ट्रंप वापस आने वाले हैं उनके अंदर भी ये अप्रोच चालू रहेगी, क्योंकि ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है जिसमें वो इंटरनेशनल ट्रेड को अपनी टर्म्स पे बेंड करके यूज करना चाहते हैं, ना कि ग्लोबल रूल्स ऑर्डर पे। ठीक है, तो यही ऑथर बता रहे हैं चीज़ें, बाय द वे ये ऑथर का ओपिनियन है। देन जो डब्ल्यूटीओ पैनल क्या है, जो फर्स्ट टीयर है ना उसका नाम है पैनल्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पैनल्स, और जो सेकंड टीयर आता है उसका नाम है अपैलेट बॉडी। ठीक है, ये तो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं लेकिन नॉन ऑपरेशनल है अपैलेट बॉडी, तो जो लूजिंग कंट्री है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। 1995 से डब्ल्यूटीओ बन गया था जीएटीटी को खत्म करके, और उसने एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना दिया था और 2 टीयर का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम भी बनाया था जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ।
उसके पहले था जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जीएटीटी में एक और प्रॉब्लम ये थी कि इसमें रूल्स सिर्फ गुड्स के ट्रेड पर थे। डब्ल्यूटीओ में क्या था कि इसके अंदर गुड्स पे ट्रेड की भी बात है, सर्विसेज भी है, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनको भी प्रोटेक्ट करा गया है और इन पर भी रूल्स बनाए गए हैं। जीएटीटी में सिर्फ गुड्स पे ही बात थी, ठीक है। और जीएटीटी जो था वो डिप्लोमेसी बेस्ड था, मतलब जिसके पास ज़्यादा डिप्लोमेटिक पावर वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स को बेंड कर सकता है। डब्ल्यूटीओ में ऐसा नहीं है, डब्ल्यूटीओ रूल्स बेस्ड है। आपके पास कितनी पावर हो फर्क नहीं पड़ता। आप जो ये 2 टियर डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है ना, इसमें आप केस हार जाओगे, लेकिन यूएस ने क्या करा, जो टॉप टियर है उसको खाली छोड़ रखा है, तो केस आगे बढ़ता ही नहीं है। और जब तक केस आगे बढ़ेगा नहीं, ये प्रूफ नहीं होगा कि यूएस ने गलत करा है, जब तक यूएस ये प्रूव नहीं होगा कि यूएस ने गलत करा है, तब तक यूएस गलत करता रहेगा, सिंपल, ठीक है। और लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि यूएस ऐसा कर क्यों रहा है। देखो 2001 में चाइना जो है वो डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन करता है, और यूएस ने ही बोला था चाइना को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यूएस को लगा कि चाइना की जो थोड़ी सी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी है उसको हम फ्री मार्केट एंड ओपन इकोनॉमी बना देंगे। लेकिन उल्टा हो गया, चाइना ने इतनी ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करा कि यूएस जो सोच रहा था कि यूएस अपने प्रोडक्ट्स से चाइना के मार्केट को भर देगा, इसका एग्जैक्टली उल्टा हुआ। चाइना ने यूएस के मार्केट को अपने प्रोडक्ट से भर दिया, ठीक है। तो अब यूएस को लग रहा है कि भाई ये तो डब्ल्यूटीओ का, और बाय द वे जो डब्ल्यूटीओ है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही चाइना ने करा है। तो यूएस क्या है वो उस पर, अब यूएस इज लाइक भाई मैंने ही आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री के लिए अनुमति दी, और आप मेरे ही कंट्री के आके अंदर अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे ही लॉन्च करे जा रहे हो और एक्सपोर्ट करे जा रहे हो। तो यूएस की लोकल इकोनॉमी को तो थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, और यूएस के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाइना के मैन्युफैक्चरर से compete नहीं कर पा रहे, प्राइस में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, कुछ भी आप कह दो। तो यूएस को लग रहा है कि भाई डब्ल्यूटीओ को कैसे ना कैसे करके रोका जाए, या डब्ल्यूटीओ के अंदर जो चाइना डब्ल्यूटीओ के रूल्स का फायदा उठा रहा है, क्यों ना उस रूल का इम्प्लीमेंटेशन ही रोक दिया जाए। तो यूएस ने क्या थ्रेटन करा, ट्रंप ने यूजुअली क्या करा था, 25% जो है टैरिफ चाइना के प्रोडक्ट्स पे लगा दिया। लेकिन ये जो 25% का जो ये यूनिलैटरल टैरिफ है, यूनिलैटरल मतलब एक ही साइड से जो टैरिफ है, ये डब्ल्यूटीओ में 25% का ऐसा रैंडम टैरिफ अलाउड नहीं है। तो चाइना क्या करेगी, डब्ल्यूटीओ के अंदर टियर 1 में जाके केस फाइल करेगी। सपोज चाइना जीत गई, यूएस हार गया टियर 1 में, तो यूएस क्या करेगा, टियर 2 में जाएगा केस फाइल करने। लेकिन टियर 2 में तो कोई है ही नहीं, है ना। अब कुछ सोचो, जब टियर 2 में है ही नहीं तो यूएस बोलेगा देखो ये जो 25% टैरिफ है ये अभी रहेगा, और डब्ल्यूटीओ मुझे ये ऑफिशियली बोल नहीं सकता कि मैं गलत कर रहा हूं क्योंकि मेरा केस टियर 2 में पेंडिंग है। ये यूएस खुद बोल रहे हैं, और यूएस टियर 2 में अपॉइंटमेंट खुद ही ब्लॉक कर रहा है, तो उसने चला करके केस पेंडिंग रख रखा है। इट इज अ वेरी लाइक वी आर प्लेइंग चेस एंड यूएस इज प्लेइंग चेकर्स। एनीवे, अब यूएस क्या है, इस ट्रेड वॉर टैक्टिक में आ गया है जहां पे वो टैरिफ और टैक्स एक्सचेंज करके एक तरह से ट्रेड वॉर में एंगेज्ड है। और सिर्फ यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर नहीं है, यूएस और यूरोपियन यूनियन का भी ट्रेड वॉर है, यूएस एंड इंडिया का भी ट्रेड वॉर था जब ट्रंप थे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था यूएस को, 2016 से 2020 के बीच में ट्रंप ने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया था। तो इंडिया के प्रोडक्ट्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे अच्छे से यूएस के अंदर। अभी वो दोबारा आ रहे हैं ट्रंप, तो देखते हैं क्या होता है। तो लीगल रिवॉल्यूशन जो हम मानते थे डब्ल्यूटीओ को, वो लग रहा है कि रिवर्स हो चुका है और वापस जीएटीटी ही बन जा रहा है डब्ल्यूटीओ। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल आर्टिकल था जिसपे जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है उस पर प्रीलिम्स और मेंस पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, कनेरी इन अ कैनोपी। यहाँ पे बात की जा रही है, अभी रिसेंटली इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 वाली। इसका नाम भले ही 23 है बट ये लॉन्च अभी ही हुई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें बताया है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वो इंक्रीज हो गया है इंडिया के पूरे लैंड मास के 25.17%, अब वो बन गया है, ठीक है। और वैसे हम कितना चाहते हैं, कितना हो, 33%। हम चाहते हैं पूरे इंडिया के लैंड मास का कम से कम 33% जो है वो फॉरेस्ट एंड ट्रीज कवर हो, लेकिन अभी वो 25.17% ही है, बट एटलीस्ट वो बड़ा तो है। और फॉरेस्ट के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ऐसे कुछ एक्ट्स आए हैं जिन्होंने काफ़ी जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, गवर्नेंस है, उसको काफ़ी इंप्रूव करा है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, और वो भी अनचेक्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज,
ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक कर देती है इन दोनों एक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एंड जो कोर्ट्स हैं, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप जो फॉरेस्ट है उसकी डेफिनेशन को डिक्शनरी डेफिनेशन लो। अब आप खुद सोचो, जब आप फॉरेस्ट आपके दिमाग में सोचते हो तो फॉरेस्ट कैसा दिखता है ना? लेकिन गवर्नमेंट जब फॉरेस्ट को काउंट करती है ना, तब वो प्लांटेशन और ऑर्चर्ड्स इनको भी डाल देती है। मतलब एक बहुत बड़ी ज़मीन है जिसके ऊपर कॉफ़ी उग रही है, या एक बहुत बड़ी ज़मीन है जिस पे ऊपर टी उग रही है, तो इनको आप कहते हो प्लांटेशन। आपको लगता है कि चाय के जो बड़े बड़े बागान हैं वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आते हैं? आप पर्सनली सोचो, टेक्निकली गवर्नमेंट इन प्लांटेशन को फॉरेस्ट की डेफिनेशन में काउंट करती है। ऑर्चर्ड्स वो होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिसपे फलों को उगाया जाता है। तो ऑथर बोल रहे हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब आप कुछ भी इंक्लूड करके ये जो फॉरेस्ट का जो नंबर है ये ज़्यादा दिखाना चाहते हो। और उन्होंने बोला कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट है, उन्होंने आपको उसको आपने डेफिनेशन से निकाल दिया। कम्युनिटी फॉरेस्ट मतलब जो कम्युनिटीज़ मैनेज करती है इन जनरल। और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं जो यू नो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं, उनको थोड़ी बहुत कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स मिली है। लेकिन ये जो कम्युनिटी फॉरेस्ट है इनको डेफिनेशन से निकाल दिया है। पता है क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में आप पेड़ों को बिना परमिशन के बड़े लेवल पे काट नहीं सकते। लेकिन किसी भी फॉरेस्ट को अगर आपने फॉरेस्ट के अंदर माना ही नहीं, चाहे वो दिखने में फॉरेस्ट हो लेकिन ऑन पेपर वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं है, तो आप उसमें जितना चाहे उतना डिस्ट्रक्शन कर सकते हो। इसलिए कम्युनिटी फॉरेस्ट को निकाल रखा है ताकि वहां पे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय भी करा जा सके और कोई उनको कुछ बोले ना। तो ये ऑथर का ओपिनियन है बाय द वे, ठीक है। और ये जो 25% का जो हमें फिगर दिख रहा है ना कि अभी हमारा फॉरेस्ट बढ़ गया है, ये इस चीज़ को छुपा रहा है कि यही रिपोर्ट बताती है कि वेस्टर्न घाट में बायोडाइवर्सिटी कम हो गई है। गुजरात में कच्छ रीजन में जो मैंग्रोव्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिर गए, 30% के अराउंड गिर गए, ठीक है। नीलगिरीज और नॉर्थ ईस्ट में भी फॉरेस्ट जो है वो श्रिंक होता जा रहा है। ये फिगर 25% का इस रिपोर्ट की इन चीज़ों को हाइड कर रहा है। ये ऑथर का ओपिनियन है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडियाज रिलायंस ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको आई थिंक 2 दिन पहले भी एक द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस और जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताया था। देखो, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं आपको नाम से वैसे समझ में तो आ ही गए, बट फिर भी क्रिटिकल मिनरल्स वो हैं जिनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और नेशनल सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, फ्यूचर में जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर इक्विपमेंट, साइबर स्पेस, सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इन सब पर ही आधारित रहेगी। और इन सब को बनाने के लिए हमें कुछ ऐसे मिनरल्स चाहिए जो उन सर्वर्स को हैंडल कर पाए, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं चिप्स के अंदर, उनके अंदर लगते हैं। और ये जो मिनरल्स हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसकी कमी इंडिया में बहुत ज़्यादा है और चाइना में उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस आ गया है ना। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे पास नहीं है और चाइना के पास बहुत ज़्यादा है। सपोज कल को चाइना हमें वो प्रोडक्ट देने से मना कर दे जिससे हम नेशनल सिक्योरिटी की कोई सैटेलाइट लॉन्च करने वाले थे, और उस सैटेलाइट में एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर मिनरल चाहिए उस इक्विपमेंट को बनाने के लिए, जिससे हम बहुत अच्छे से इंडिया का डिफेंस इंश्योर कर पाएंगे। लेकिन वो मिनरल इंडिया में नहीं है, वो चाइना में है। हम चाइना से इम्पोर्ट करते थे, लेकिन कल को इंडिया चाइना के रिलेशंस और ज़्यादा खराब हो गए तो चाइना ने बोला हम इंडिया को इम्पोर्ट नहीं करेंगे, तो इंडिया वो सैटेलाइट बना ही नहीं पाएगा। तो ये इम्बैलेंस पूरे वर्ल्ड में आज के लेवल पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और 30 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्या करे हैं, आइडेंटिफाई करें। बाय द वे, क्रिटिकल मिनरल्स की डेफिनेशन ये नहीं है कि जो इंडिया में ना हो, नहीं। क्रिटिकल मिनरल्स में वो मिनरल्स भी आते हैं जो इंडिया में हैं और वो भी आते हैं जो इंडिया में ना है, नहीं है। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स आप उनको बोलोगे जो फ्यूचर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना लार्जेस्ट माइनिंग नेशन है क्रिटिकल मिनरल्स का ग्लोबली। 40% ग्लोबल रिजर्व्स, कॉपर, लेड, जिंक, निकल, कोबाल्ट, लिथियम, गैलियम, जर्मेनियम, क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट, इसका 40% ग्लोबल रिजर्व इसी के पास है, चाइना के पास। अब जितने भी यहाँ पे मिनरल्स बोले ना मैंने, आपने लाइफ में चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो या ना हो, सुना होगा इनका नाम कि ये कितनी ज़्यादा ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक में और इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आपको ये दिख जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट कॉपर, स्लैग, ऐसी चीज़ों को तो हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जिंक की बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेडिसिन फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेड, निकल, ये जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज बनाते हैं, कोबाल्ट, लिथियम, इसका उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है।
तो आप समझ सकते हो कि ये ऐसे बेसिक मिनरल्स हैं जो कि चाइना का कितना बड़ा कंट्रोल है इन पे। और जो रिफाइनिंग है, मिनरल रिफाइनिंग, उस पे भी चाइना का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। चाहे वो जो रेयर अर्थ मिनरल है, रेयर अर्थ मिनरल वो है जिनका नंबर थोड़ा सा कम है और वो कुछ कुछ ही चुनिंदा जगहों पर मिलते हैं। जब देखो लिथियम की 58% रिफाइनिंग चाइना कर रहा है। सिलिकन जो ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर में है, उसके 68% रिफाइनिंग चाइना ही कर रहा है सिर्फ। तो अगेन अब ये जो नंबर है आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेंस के परस्पेक्टिव से आई विल रिकमेंड कि ये आपको थोड़ा पता हो कि चाइना 40% ग्लोबल रिजर्व्स उसके पास है। किस किस के? कॉपर और लिथियम। एटलीस्ट ये दो तो आप याद रख लेना, मेंस में लिखने में आपको हेल्प मिलेगी। बाकी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इंडिया का सिनेरियो देखते हैं। इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कितनी है? हम 65% जो हमारा लिथियम है वो हम इंपोर्ट करके पूरा कर रहे हैं। 67% सिलिकॉन की डिमांड हम इंपोर्ट करके पूरा कर रहे हैं। ग्रेफाइट हम 42% इंपोर्ट कर रहे हैं। एंटीमनी हम 85% इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनकी काफ़ी कमी है। ठीक है, ये यहाँ से आपको पता चल रहा है। अब अगेन ये सारे परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है। लिथियम तो न्यूज़ में रहता है तो उसका याद रख लेना, और सिलिकॉन का भी आप ध्यान रख सकते हो। इन दोनों का इतना ध्यान रख लेना कि भाई 65% प्लस है। इससे आपका काम हो जाएगा यूपीएससी के अंदर। तो आपको पता है कि अब ये तो कितने इंपॉर्टेंट है ना, लिथियम सिलिकॉन, ये तो दिन रात आप सुनते ही हो। तो इन ये हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, 50% से भी ज़्यादा है। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर हम इन चीज़ों को ढूंढने जाएंगे तो पहली बात तो इनकी कमी है। दूसरी चीज़, इंडिया में अगर हमें मिल भी जाए तो उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे लिथियम इंडिया के जम्मू कश्मीर में मिला भी था और काफ़ी बड़ी न्यूज़ भी थी, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी की कमी है जो हम उसको फीजिबली एक्सट्रैक्ट कर पाए। मतलब हम एक्सट्रैक्ट तो कर लेंगे, लेकिन लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने में 100 करोड़ लगेंगे और उससे हमें 50 लाख का लिथियम मिलेगा। तो ये इकोनॉमी की फीजिबल नहीं हुआ ना। तो वो टेक्नोलॉजी की कमी और इकोनॉमिकली फीजिबल ना होना, ये क्रिटिकल मिनरल्स में इंडिया की थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी इंडिया रुका नहीं और हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। हमने काबिल करके एक तरह से कंपनी मान सकते हो, जॉइंट वेंचर है, जो जिसका ये गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है बाय द वे। इसका एम ही यही है कि जितनी भी कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, वहां पे जाए जिन जिन के पास क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं और उनके साथ एमओयू साइन करे और बहुत सारी डील्स साइन करे, ताकि हमारे पास जो क्रिटिकल मिनरल्स के सोर्सेज है ना, वो जितने हो उतना बेटर। डाइवर्सिफाई करना है सबको। उसके अलावा हमने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, क्रिटिकल रॉ मिनरल्स क्लब, इनको भी ज्वाइन करा है। अब जैसे जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम ही यही है कि हम मिनरल्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। सिक्योरिटी मतलब मिनरल्स की अवेलेबिलिटी हर कंट्री के पास हो। और इसके अभी 14 मेंबर्स हैं और 2022 में इसको लॉन्च करा गया था। इंडिया भी इसका मेंबर है। इसमें 14 मेंबर्स हैं प्लस जो यूरोपियन यूनियन है वो भी इसका मेंबर है। और ये इसका मैप है। इसमें यूएस है, कनाडा है, इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, और इसमें यूरोपियन यूनियन की भी बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं। तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का एम भी यही है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो आपस में उसको माइन करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिफाइन करेंगे और इंश्योर करेंगे कि एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट ना रह जाए हम लोग। ये सारी चीज़ें ठीक है। और गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है बहुत ज़्यादा मिनरल एक्सट्रैक्शन करने के, रिसाइकलिंग करने के और सर्कुलर इकोनॉमी बनाने के। सर्कुलर इकोनॉमी होता है कि किसी प्रोसेस का जो बाय प्रोडक्ट है या फिर वेस्ट है, वो किसी तीसरे प्रोडक्ट का या किसी किसी और प्रोसेस का वो हो सकता है इंपॉर्टेंट मटेरियल हो, तो ये ढूंढना और इसको एक सर्कुलर इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट करना। उसके अलावा बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चल रही है। स्पेशली जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, CSIR है, ये भी रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी को भी वो डेवलप कर रहे हैं। सो ये था आज का सेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत कंसेप्चुअल और फैक्चुअल टॉपिक्स थे। आई रियली होप कि आपको इन सारी चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम नहीं आई है। और कोई भी आपका कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल रिजॉल्व इट। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।